हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्ज़ाम 24 अप्रैल को लिए गए थे। इस एग्ज़ाम के 100 प्रश्न में से 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो पूरा का पूरा सभी के स्कोर, किसी का स्कोर घट जाएंगे, किसी का स्कोर बढ़ जाएगा। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि स्कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और क्या आंसर की के ऊपर लोगों के द्वारा बात किए जाते हैं कि आंसर की आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर आप सभी का ओपिनियन क्या है और यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ इस आंसर की को लेकर, इसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है, ये सभी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें तो टोटल आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए 100 प्रश्न पूछे गए। और यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम ले लें जहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा गलत होते ही होते हैं। और यहाँ पर गलत के साथ लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर जो इंटरनेट के ऊपर जो आंसर की अवेलेबल है, ठीक है, ये आंसर की से बहुत ज़्यादा डिफर करता है। आंसर की हर जगह अपने अपने हिसाब से जिनको जो सोर्सेज से मिला, हाँ ये सोर्सेज लग रहे हैं कि यहाँ पर ये आंसर ए होना चाहिए, किसी को लगा कि इसका इस सोर्सेज के हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, किसी को लगा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। जो एनसीईआरटी का बुक के हिसाब से आंसर की है ये तो मान्य है, ये आयोग ने अपने हिसाब से इसी बेस के ऊपर सोच रखा होगा। फिर भी यहाँ पर फिर किसी का लगा डी लगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंसर, और यहाँ पर लोगों की भी गलती नहीं है, गलती यहाँ पर आयोग के आंसर की ना देने की वजह से। और आंसर की ना देने की एक बहुत बड़ा रीज़न है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे उस आंसर के ऊपर भी, क्यों नहीं देना चाहिए और क्यों देना चाहिए इसके ऊपर भी हम आएंगे। जैसे हम सभी को पता है, जो जैसे आप क्वेश्चन सेट कर रहे हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन सेट कर रहे हो, आप बुक पढ़ रहा उससे क्वेश्चन बनाया, और उसमें से जो क्वेश्चन आपको बनाया तो उस समय क्या आप सोच कर क्वेश्चन बनाया ये आप जानते हो, ठीक है। और उसी हिसाब से आप आंसर की भी साथ में बनाते जा रहे हो। यहाँ पर यही होता है, आंसर की पहले से ही आयोग के बने होते हैं। जहाँ पर जिस कंपनी को टेंडर दी जाती है ओएमआर शीट चेक करने के लिए, वहाँ पर ये आंसर की दे दिए जाते हैं और सीधे तौर पर जो आंसर की में आंसर दिया होता है उसी बेस के ऊपर सारे आंसर मिला लिए जाते हैं और इसी बेस के ऊपर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर यह है कि जो जिन्होंने आंसर की सेट कर रखा, जैसे ये 1833 एक्ट हुआ, या किसी का कहना है कि 1813 एक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि आयोग के जिनको भी क्वेश्चन सेट करने के लिए अपॉइंट कर रखा होगा, उस समय जो लोग भी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, पढ़ने के बाद क्या माइंड में रहा होगा ये हम कोई नहीं जानते कि क्या माइंड में रहा होगा। यदि बेस मान के 1813 बेस मान के यदि बनाया होगा क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर 1813 भी हो जाएंगे। यदि 1833 बेस बना कर वह क्वेश्चन को सेट कर रखा होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1833 भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से नेगलेक्ट करके चलेंगे, इसका क्या राइट आंसर होगा किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पर जो आंसर की आयोग ने सेट कर रखा है यही आंसर की मान्य होगा, और इससे यहाँ पर सभी लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आयोग के पास ये अधिकार है कि आंसर की दे या ना दे, उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके ऊपर भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। किसी का कहना कि ये जो सारे एग्जाम्पल है दिए हुए सारे के सारे पैडी का किस्म है, पर यहाँ पर कुछ वेरीफाई जो किया है, इनमें से जया, विद्या, चंपा ये सारे तो पैडी का है, पर कहीं कहीं पर जो लेखा है ये कहीं कहीं पर वीट का भी ऑप्शन दिया हुआ। तो एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। और जिन्होंने क्वेश्चन सेट कर रखा होगा, कुछ तो सोचकर सेट कर रखा होगा, कुछ सोचकर ही ऑप्शन दे रखा होगा। तो यहाँ पर क्या सोचकर दिया है और क्या सोचकर इस क्वेश्चन, ये हो सकता है कि इन्हें पता ना हो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा, पर हो सकता है कि विद्या, चंपा लेखा लिखते समय ऑप्शन के बारे में जानकारी ज़्यादा ना हो और सीधे तौर पर ऑप्शन लिख दिए गए और सारे के सारे पैडी का क्या कहते हैं ऑप्शन है, जिससे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो गलत होंगे नहीं, यहाँ पर किसी ने कोई ना कोई ऑप्शन के ऊपर आयोग ने राइट मान रखा होगा। तो यहाँ पर जया तो होने वाला नहीं है, जया एक पैडी का किस्म है। लेखा के ऊपर कन्फ्यूजन बरकरार है, विद्या और चंपा भी पैडी का किस्म है। अब यहाँ पर लेखा भी कहीं कहीं जगहों पर लेखा एक पैडी का किस्म ही बताया जा रहा है, तो एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पर आयोग ने चाहे लेखा को मानकर ऑप्शन इस प्रश्न को तैयार किया हो, ये भी एक चेंज करेंगे। फिर अगले प्रश्न के ऊपर आए। अब यहाँ पर ये 26 प्रश्न नंबर के ऊपर है। अब यहाँ पर जो इंटरनेट के
आंसर दिए गए। यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न सेट करने वाले ने क्या सोचकर प्रश्न सेट किया किसी को नहीं पता। यदि मॉडरेटर सोचकर प्रश्न को सेट किया होगा तो इसका राइट आंसर मॉडरेटर हो जाएंगे। यदि इसका लुब्रिकेंट सोचकर प्रश्न को सेट किया होगा तो इसका राइट आंसर लुब्रिकेंट हो जाएंगे। तो ये भी इम्पैक्ट डालेगा। अब इसका राइट आंसर आयोग ही जानता है और कभी हमें पता भी नहीं चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आए, क्वेश्चन नंबर 40 को देखें तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन बरकरार है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी की ईसा पूर्व के मध्य यानी बीच में शक्तिशाली महाजनपद बना। 6ठी शताब्दी आते आते मगध जो पूरी तरह से शक्तिशाली जनपद बन चुका था। जबकि बात करें 4थी और 6ठी शताब्दी तो यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है कि काशी भी राइट आंसर हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली काशी भी राइट आंसर हो सकते हैं या मगध भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि आयोग ने क्या सोचकर इस प्रश्न को सेट किए गए हैं। जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया तो ये हमें पता नहीं। इसका भी राइट आंसर कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट के ऊपर जो देख रहे हो उससे बहुत ज़्यादा डिफर करेंगे आंसर की में जो ऑफिशियल आयोग ने मान रखा होगा, उसी हिसाब से आपका स्कोर भी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आए, जैसे इंटरनेट के ऊपर 69 क्वेश्चन नंबर के भी आंसर सभी जगह गलत वायरल हुए हैं। जितने भी इसका राइट आंसर एनसीईआरटी या बुक निकालोगे वहां पर क्लियर तौर पर रूट प्रेशर लिखा हुआ है। सीधे फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए थे, एनसीईआरटी बेस्ड था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका डी है। तो जिन्होंने इस हिसाब से मिला रखा होगा, यहाँ पर किसी का कहना है ये ऑप्शन कहीं कहीं बताया जा रहे हैं, कहीं कुछ और बताया जा रहा है। तो हर लोग अपने अपने हिसाब से बताया जा रहे हैं, पर इसका राइट आंसर रूट प्रेशर, एनसीईआरटी बुक में भी रूट प्रेशर लिखा हुआ है। तो ये भी जिन्होंने इस हिसाब से जोड़ कर रखा हुआ तो उनके प्लस तो एक अधिक जोड़ कर रखे, पर ऐसा तो है नहीं, इनका तो -1 होगा ही क्वेश्चन। फिर एक और अब यहाँ पर ये प्रश्न, प्राचीन भारत में जंगलवासियों को किस नाम से जाने जाते थे, ये किसी को नहीं पता अभी तक। अब गूगल खोलो, एनसीईआरटी, कोई भी बुक आप देख लो, जहाँ पर क्लियर तौर पर जितना ज़्यादा ढूंढा जा रहा है उतना ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजन क्लियर करते जा रहे हैं। कहाँ पर क्या आंसर हो सकता है कोई किसी को नहीं पता। कहीं पर निषाद दिए जा रहे हैं, कहीं पर मलेश भी बताया जा रहा है। निषाद यदि नॉर्मली बात की जाए, वैसे लोगों को कहे जाते थे जो लोग नौका चलाते थे, तो वैसे लोगों को निषाद कहे जाते। पर कहीं कहीं पर निषाद को प्राचीन भारत में जंगलवासी के किसी नाम से जाने जाते थे, यहाँ पर भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट यहाँ पर भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये भी इम्पैक्ट डालेगा आप सभी के स्कोर के ऊपर, या स्कोर कम करने में या बढ़ाने में, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो लगा रखे निषाद ही लगा रखे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर अभी तक एनसीईआरटी बुक या कहीं भी नहीं मिल पाए कि इसका एग्जैक्ट में आंसर क्या होंगे। फिर अगले प्रश्न के ऊपर आए, अब यहाँ पर ये 76 क्वेश्चन के ऊपर देखें तो यहाँ पर किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर कहीं पर 2016 इसलिए बताया जा रहा है कि सितंबर 2016 के महीने में अप्रूव कर दिए गए थे रेल बजट, और जो रेल बजट और जो बेसिक बजट होते हैं, जनरल बजट होते हैं, इसको मर्जर के लिए 2016 में, और 2017 में रेल बजट और मर्जर दोनों होकर 2017 में 1/5/2017 को जारी भी हो गए और जो बजट भी आ गए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट में क्या होगा, क्या सोच कर क्वेश्चन सेट किए होंगे। हो सकता है कि 2017 इसका राइट आंसर हो सकता है कि किस वर्ष मर्जर किए गए थे इस बेस के ऊपर अप्रूव किए गए थे, इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया, कोई किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कुछ भी हो सकता है। तो ये एक डाउट है। एक और प्रश्न है जहां पर अभी भी एनसीईआरटी बुक का कुछ और कहना है, अब यहाँ पर भी लोगों को प्रश्न कम करेगा। ये प्रश्न है आपका, ये हाथी, क्या नाम है एग्जैक्ट प्रश्न, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर ही है 86 बौद्ध धर्म उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी प्रश्न लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर एनसीईआरटी बुक में ही कुछ और माने गए आंसर की। तो यहाँ पर एग्जैक्ट में जितना ज़्यादा ढूंढा जा रहा है एनसीईआरटी बुक को, जितना ज़्यादा करने, क्योंकि जो लूसेंट है, जो आपको इंटरनेट के ऊपर आंसर की है, वो वैलिड आंसर की नहीं है। जो भी आप इंटरनेट के ऊपर ढूंढते हैं, खोजते हैं, किसी न किसी ने उसके ऊपर लिखे रहते हैं, अपने पेज के ऊपर अपने आर्टिकल लिखते हैं। तो वहाँ पर की चीज़ें उतना ही रेलेवेंट है जितनी, हाँ जो बेस आपका बुक है एनसीईआरटी, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है उसका आंसर वही राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न के ऊपर लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। पाली और प्राकृत में, पाली होगा प्राकृत, कहीं पर एनसीईआरटी बुक में कुछ और बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और ये जो हाथी का सूंड वाला प्रश्न है, ये मैं ढूंढ रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। कहीं पर सारनाथ दिया हुआ है, कहीं पर लौरियानंदगढ़ दिया हुआ, और जो एनसीईआरटी बुक है कुछ यहाँ पर साकिसा स्तंभ करके कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट में किसी को नहीं पता है कि इसका राइट आंसर है क्या।
इंटरनेट के ऊपर अपने अपने हिसाब से। तो ये जो 7 क्वेश्चन है, जो लोग भी इसको 7+ करके रखे हैं कि हाँ हम मेरे हिसाब से सारनाथ स्तंभ लगा रखा है, सारनाथ को किसी ने बता रखा है कि सही है, पर एग्जैक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से साकेत स्तंभ है, किसी और के हिसाब से लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट में ये इम्पैक्ट डालने वाला, यानी लोग जो स्कोर है ना तो डाउन ही करेगा। जो लोग भी अभी 76 70 से 8 के आसपास है, उनका स्कोर 71 और 72 के समथिंग आ जाएंगे। मैं ये चैलेंज के साथ कर सकता हूँ। फाइनल जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद जब आपके स्कोर आ जाता है, उसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके एग्जैक्ट में स्कोर कितना आया था। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक ऊपर, आंसर की। यहाँ पर सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर मेरा ओपिनियन अलग है। ठीक है, सब यहाँ पर आप अपना ओपिनियन देना चाहें, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आपके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मेरा ओपिनियन है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कहने जा रहा हूँ कि आंसर की आयोग ना दे। आंसर की ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आयोग के पास, नहीं सारे कैंडिडेट के पास एडवांटेज है। एडवांटेज कैंडिडेट को ये मिलता है ना, आंसर की जैसे बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, ठीक है, जब से आयोग ने ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस किया था तब से जाकर आयोग राहत भरी वाली सांस लिए। नहीं तो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक बीपीएससी के द्वारा 64वीं से पहले, नहीं ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस किए गए थे, लगभग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जब भी ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस किया गया था एग्जाम में, उससे पहले जितने भी एग्जाम हुए सारे के सारे, कभी 5 साल के लिए कोर्ट केस में लटके पड़े, कभी 3 साल के कोर्ट केस में लटका पड़ा, कभी 2 साल कोर्ट केस में, यानी हमेशा कोर्ट केस में लगे रहते थे। यहाँ पर आंसर की को लेकर लोगों को संतुष्टि होती नहीं थी कि यहाँ पर एक स्कोर मेरा बढ़ जाएगा, एक स्कोर यदि मेरा बढ़ जाता तो यहाँ मेरिट लिस्ट में मैं आ जाऊँगा, मेरिट लिस्ट में मैं आ जाऊँगा तो एक मेंस एग्जाम देने का मौका। एक क्वेश्चन के लिए लोग पीआईएल डालते हैं और इसकी वजह से हाई कोर्ट में लंबे लंबे समय तक खींचे चले जाते हैं। और यहाँ पर बीपीएसएससी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आंसर की लाए, पर पूरी तरह से क्वेश्चन को एक अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा सेट किया जाए, जिससे क्वेश्चन की जो गलती यहाँ पर 5 से 7 के आसपास है, ये गलती घटकर 1 हो जाए या 0 हो जाए, तब जाकर आंसर की लाना सही है। नहीं तो आंसर की लाना सही नहीं है। जितने भी कैंडिडेट जिनको भी लगेगा, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर उनको लगा कि 1 अंक से या कुछ पॉइंट से 2.2 से मैं बाहर हो गया, अब यहाँ पर ये पीआईएल डालेंगे और यहाँ पर पीआईएल डालेंगे और इनके पास राइट भी है, आंसर के आ जाने के बाद इनके पास एविडेंस भी है कि इस क्वेश्चन के आयोग ने आंसर गलत दिया। एनसीईआरटी बुक में कुछ और आंसर दे रखा होगा। आयोग के जो भी जिन लोगों ने भी क्वेश्चन सेट कर रखा हो, क्या सोच के क्वेश्चन सेट कर रखा है, उनको ही पता है। अब यहाँ पर इस वजह से बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस फास्ट होते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं कि 1 से 1.5 साल में जो प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, ये प्रक्रिया पूरी करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे। आप इसका ताज़ा एग्जाम्पल आप 2014 बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले के देख सकते हो। यहाँ पर दिक्कत क्या थे, यहाँ पर पेपर जब लीक हुए थे, सिर्फ एग्जाम जो सेंटर के पेपर लीक हुए थे, आरा के सेंटर के लीक हुए थे। आरा किया जब 2014 में फॉर्म आई थी एग्ज़ाम, फिर दोबारा फॉर्म भराए गए, फिर इसके बाद एग्ज़ाम अनाउंस किया गया था। लगभग 2015 या 16 में एग्ज़ाम हुए थे। उस समय जो पेपर लीक हुए थे सिर्फ आरा सेंटर के लीक हुए थे। आरा के जो जितने लोगों ने जितने सेंटर पर हुए थे, और उस समय इतने स्मार्टफोन नहीं थे, लोगों के पास इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं थी, लोगों के पास इंटरनेट बहुत मुश्किल से मिल पाते थे। तो यहाँ पर सिर्फ इससे इम्पैक्ट बहुत जीरो पड़ता, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता। बस आरा के एग्जाम सेंटर यदि कैंसिल कर दिए जाते तो ये एग्जाम आज कब का कंप्लीट हो जाता, कब का लोग ज्वाइन कर लेते। अब यहाँ पर इसी वजह से लोगों ने अपने हिसाब से अपने चीज़ों को देखा, अपने फेवर में देखा कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो गए, आंसर की वायरल हो गए। आंसर की तो आज रोज वायरल हो रहे हैं, हर एग्जाम के आंसर की वायरल हो रहे हैं। एग्जाम रद्द हो रहे हैं, नहीं रद्द हो रहे, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ आरा सेंटर के एग्जाम, आरा के जितने भी सेंटर हुए थे, यहाँ पर जितने भी पेपर लिए गए थे, सारे के पेपर वायरल हुए। लोगों ने अच्छे खासे चीटिंग किए थे। यदि आरा में कैंसिल किया जाता, अब तक एग्जाम भी हो जाते। अब तक जो लोग अब भी अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, इनकी सीट अलॉटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार नहीं करना पड़ता। अब भी लोग एनसीएल को लेकर हाई कोर्ट में गए। अब यहाँ पर जितने भी फॉर्म लोग अप्लाई करते हैं, एक डॉक्यूमेंट उस समय के पहले का होना चाहिए, एक कॉमन सी बात है। पर यहाँ पर लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि 8 साल बीत चुके थे। अब 8 साल बीतने की वजह से लोगों के पास डॉक्यूमेंट उस समय के पुराने डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे, पर लोगों के पास नहीं रहे। जिनके पास नहीं थे, इसको लेकर लोग हाई कोर्ट गए। और यहाँ पर हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। अब ये लंबे खींचेंगे,
ये अभी 1-2 मंथ और खींचेगा तब जाकर लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो यहाँ पर हल्की सी भी थोड़ी सी भी गलती दिखेगा ना आयोग के अंदर की, और हर आयोग में गलती होते हैं, हर क्वेश्चन में सेट करने में गलती होते हैं, आप हो कोई हो, हर कोई से गलती होता है। अब एक गलती की वजह से ये जो वैकेंसीज है सालों साल अटके पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर की तब लाना चाहिए जब पूरी तरह से ऑप्शन ए की व्यवस्था यहाँ पर भी किया जाए। ऑप्शन ए बिहार सब इंस्पेक्टर में भी आ जाता है, तो आयोग के लोगों के पास ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा। जिसका आंसर गलत है, भैया कुछ और मानना है तो ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ई है, खत्म कहानी। जिस तरह से बीपीएससी करती है, इसका आंसर ई है। तो यहाँ पर यही चीज यदि किया जाता, ऑप्शन ई को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता, तब आंसर किया है, तब जाकर ठीक होंगे। नहीं तो आंसर किया लाना, इस वैकेंसीज को, जो आने वाली वैकेंसीज जो भी होंगे वो और ज़्यादा डिले होते चले जाएंगे, क्योंकि लोगों का संतुष्टि नहीं होते। एक पॉइंट से यदि कोई 0.2 से बाहर हुआ है ना, 0.2 मार्क्स से बाहर हुआ है, तो यहाँ पर लगेगा कि काश यहाँ पर यदि पीएल फाइल, और केस जीतेंगे भी, तो यहाँ पर जो ज्वाइनिंग में, अपॉइंटमेंट में जो डिले होंगे, लोगों को जो मेंटल प्रेशर मिले अलग मिलता है। तो मेरा ओपिनियन ऐसा है कुछ। तो मेरे हिसाब से आंसर की तब है जब ऑप्शन ए इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि कोई भी फुल प्रूफ 100% आंसर क्वेश्चन सेट नहीं किया जा सकता है कि पूरी की पूरी सारे प्रश्न का ऑप्शन सही हो, सारे प्रश्न के क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो, ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। तो चलिए, आज हमारा ये टॉपिक था। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।